अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में जनरल रूल्स ऑफ ग्रामर के लास्ट लेक्चर में हमने पेज पढ़े थे और उनमें से कुछ पेज यानी जोड़े जो है जो लफ्ज़ जोड़ों में इस्तेमाल होते हैं उनमें से कुछ पेज रह गए थे, तो वो मैं इस लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा सारे। तो आपने कोशिश करना है कि इनको याद कर लेना है आपने अच्छी तरह से, और इनको इसी तरह से इस्तेमाल करना है। अपनी तरफ से जो है ना वो इसमें रद्द-बदल नहीं करना, अपनी मर्ज़ी के अल्फाज इनके साथ नहीं लगाते। ये जैसे हैं वैसे ही आपने लिखने हैं, इनको याद कर लेना है। तो पहला है एज़ सुन एज़ आई रीच्ड होम इट बिगेन टू रेन। इसका मतलब है जो ही मैं घर पहुंचा तो बारिश पड़ना या बारिश होना शुरू हो गई। एज़ सुन एज़ आई रीच्ड होम इट बिगेन टू रेन। जहाँ भी आपने जो ही लिखना हो, जो ही का तर्जुमा करना हो, तो एज़ सुन एज़ आप लिखेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ गया नो सुनर डिड, और इसके साथ जोड़ा है इसका दैन। नो सुनर डिड ही बिगन हिज स्पीच दैन द पीपल बिगेन टू क्लैप। जो ही उसने अपनी तकरीर शुरू की तो लोगों ने तालियां बजाना शुरू कर दी। तो इसका मतलब भी जो ही है, इस जोड़े का मतलब भी जो ही है, जो ही की सेंस में आता है। नो सुनर डिड दैन, जो ही उसने तकरीर शुरू की तो लोगों ने तालियां बजाना शुरू कर दी। नो सुनर डिड, ये डिड आ गया तो इसलिए आपने वर्ब की जो है वो पहली फार्म लगानी है, ठीक है। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और उसके बाद अगला जो हिस्सा है इसमें बिगेन लिखा हुआ है, तो ये चूँकि नेक्स्ट जुमला है, अगला जुमला है, तो इसके साथ हमने चूँकि पहला हिस्सा पास्ट में आया तो दूसरा हिस्सा भी पास्ट में आएगा, इसलिए बिगेन जो है वो इसके साथ वर्ब की हालत आ गई। नो सोनर डिड ही बिगन हिज स्पीच दैन द पीपल बिगेन टू क्लैप। ठीक है, तो इसका जो है नो सोनर डिड दैन का मतलब भी जो ही है। नो सोनर डिड के साथ आपने हमेशा दैन लगाना है। इसके बाद नंबर 3 पे आ गया हार्डली और वैन। हार्डली और वैन इसका मतलब है बमुश्किल ही। आई हैड हार्डली रीच द हॉस्पिटल वैन द पेशेंट डाइड। मैं बमुश्किल अस्पताल पहुंचा ही था कि मरीज़ जो है वो वफ़ात पा गया। मैं बमुश्किल अस्पताल पहुंचा ही था कि मरीज़ वफ़ात पा गया। आई हैड हार्डली रीच द हॉस्पिटल वैन द पेशेंट डाइड। ठीक है, तो इसमें भी देख लें कि आपने वैन इस्तेमाल करना है, कोई और लफ्ज़ इसमें इस्तेमाल नहीं करना हार्डली के साथ, बमुश्किल ही। ठीक है, इस तरह आपने ये जोड़ा भी याद कर लेना और उसका मीनिंग भी याद कर लेना और उसको जुमलों में इस्तेमाल करने की कोशिश करनी। और जब आप अंग्रेज़ी लिख रहे हो ना तो कोशिश करें ये चीज़ें लिखने की, तो इससे आपकी अंग्रेज़ी जो है ना वो खूबसूरत हो जाती है, अच्छी लगती है। चेक करने वाला मुतासर होता है और उसको ये भी पता चल जाता है कि इसको ग्रामर आती है, इसने मतलब जो है ना समझी हुई है ग्रामर। उसके बाद आ गया स्कैरसली और उसके साथ वैन। इसका भी सेम टू सेम वही मतलब है, ऊपर वाला जो हमने ऊपर पढ़ा बमुश्किल ही। हार्डली वैन और स्कैरसली वैन इसका सेम ही मतलब है, बमुश्किल ही। द स्टूडेंट्स हैड स्कैरसली रीच्ड स्कूल वैन द बेल रैंग। स्टूडेंट बमुश्किल स्कूल पहुंचा ही था कि बेल जो है वो बजना शुरू हो गई। द स्टूडेंट्स हैड स्कैरसली रीच्ड स्कूल वैन द बेल रैंग। ठीक है, तो इसमें भी चूँकि पहले में हैड आ गया तो पास्ट की फॉर्म है, दूसरे में भी इसलिए पास्ट ही आएगी। वो हमने एक असूल पढ़ा था कि जब हम माजी की बात कर रहे हों और माजी से पहले भी एक माजी आ रहा हो तो वो जो माजी से पहले वाला माजी है उसके लिए हैड आ जाएगा, और जो बाद वाला माजी है उसके लिए सेकंड फॉर्म आएगी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। तो पहला माजी जो है वो इसमें बेल है, द स्टूडेंट हैड स्कैरसली रीच्ड, ये पहला माजी है। और वेल वैन द बेल रैंग ये बाद वाला माजी है, हमसे करीब ये वाला माजी वैन द बेल रैंग, तो इसलिए इसको पास्ट इंडेफिनिट में कर दिया। तो इसके लिए आपने मेरा वो टेंस वाला लेक्चर जो है वो दोबारा सुन लेना, वहाँ से आपको अच्छी तरह से मज़ीद इसकी समझ आ जाएगी। उसके बाद आ गया नंबर 5 पे नॉट टू स्पीक ऑफ और इवन का इस्तेमाल। ये भी एक जोड़ा है, इसका मतलब है कि बात ही क्या, कि बात ही क्या। तो ये जुमला मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, उससे आपको इसकी समझ आ जाएगी। नॉट टू स्पीक ऑफ फूड इवन वाटर वाज नॉट अवेलेबल देर। खाने की तो बात ही क्या, वहाँ तो पानी भी मुयस्सर नहीं था। खाने की तो बात ही क्या, वहाँ पे तो पानी भी मुयस्सर नहीं था। हम अपनी डेली यूज़ में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं,
रोज़मर्रा की लैंग्वेज में भी कि जब हम कहीं गए हो कि उसने पानी खाना तो क्या पूछना था, उसने तो पानी भी नहीं पूछा। ठीक है, तो ये इसके लिए इस्तेमाल होता है। नॉट टू स्पीक ऑफ फूड इवन वाटर वाज नॉट अवेलेबल देयर। ठीक है, तो इसको भी आपने याद कर लेना। नॉट टू स्पीक ऑफ के साथ आपने इवन ही लगाना है। उसके बाद आ गया लेस्ट और शुड का इस्तेमाल। इसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। राइट आंसर्स केयरफुली लेस्ट यू शुड फेल। सब सवालों का जवाब केयरफुली लिखो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। राइट आंसर्स केयरफुली लेस्ट यू शुड फेल। ठीक है, इसी तरह ये भी हम कह सकते हैं वॉक स्लोली लेट्स लेस्ट यू शुड फॉल। वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल। आहिस्ता चलो कहीं ऐसा ना हो कि गिर पड़ो। ठीक है, तो लेस्ट और शुड का ये इस्तेमाल है। तो इसको भी आपने इस तरह जोड़े में करना है। जहाँ पे इस तरह आपने किसी को नसीहत करनी हो इस किस्म की, तो इसका इस्तेमाल करना है आपने। इसको भी याद करना कर लेना। उसके बाद आ गया दो और आल दो का इस्तेमाल। इसके साथ हमेशा आपने यट लगाना है। इसका मतलब होता है अगच्चा अगच्चे, लेकिन दो और आल दो, दो और आल दो में से आपने एक लगाना है। दो ही इज़ रिच यट ही इज़ माइजर। अगरचे वो अमीर है लेकिन कंजूस है। ठीक है, दो ही इज़ रिच यट ही इज़ माइजर, या आल दो ही इज़ रिच यट ही इज़ माइजर। तो ये आपने ऐसे इकट्ठे नहीं लिख देना दो और आल दो, ये तो मैंने अपनी सहूलत के लिए लिखा है। आपने इनमें से एक लिखना है। दो या आल दो में से एक लिखना है और उसके साथ आपने जोड़ा लगाना है यट। ठीक हो गया। इसके बाद आ गया नंबर 8 पे टू और टू का इस्तेमाल। डबल और टू वाला और सिंगल टू का इस्तेमाल। इसका मतलब होता है इतना इतना ज़्यादा के। ठीक है, तो इसमें को भी आपने जोड़े में इस्तेमाल करना है। ही इज़ टू वीक टू वॉक, वो इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। ठीक है, वो इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। ही इज़ टू वीक टू वॉक। जहाँ पे भी ऐसा लिखा हुआ है या आपने भी लिखना हो तो ऐसा ही लिखा करें कि जहाँ पे भी लिखा हुआ आए तो उसका मतलब नेगेटिव में ही आता है। मतलब कोई ना कोई काम नेगेटिव में ही हो रहा है। मतलब ही इज़ टू वीक टू वॉक, वो इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। रशीद इज़ टू गुड टू बी डिसऑनेस्ट। रशीद इतना अच्छा है कि वो बेईमान तो हो ही नहीं सकता। रशीद इतना अच्छा है कि वो बेईमान तो हो ही नहीं सकता। रशीद इज़ टू गुड टू बी डिसऑनेस्ट। ठीक हो गया। उसके बाद आ गया सो दैट का इस्तेमाल। ही इज़ सो प्राउड दैट ही विल नॉट बैग। वो इतना मतलब प्राउड है कि वो भीख नहीं मांग सकता। वो इतना प्राउड है कि वो भीख नहीं मांग सकता। ही इज़ सो प्राउड दैट। तो इसका मतलब ये है कि आपने सो के बाद दैट ही लिखना है। ठीक है, कुछ और नहीं लिख देना इधर। इसके बाद आ गया एज़ और एज़ का। दो एज़ का एक ही जुमले में इस्तेमाल। ही इज़ एज़ गुड एज़ हिज ब्रदर। वो इतना ही अच्छा है जितना कि उसका भाई। ही इज़ एज़ गुड एज़ हिज ब्रदर। वो इतना ही अच्छा है जितना कि उसका भाई। और अगर इसको आपने नेगेटिव करना हो तो सो एज़ लगा देना आपने। ही इज़ नॉट सो गुड एज़ हिज ब्रदर। वो इतना अच्छा नहीं है जितना कि उसका भाई। ही इज़ नॉट सो गुड एज़ हिज ब्रदर। ठीक है, अगर एक ही जैसा आपने मतलब उनका कंपैरिजन करना हो तो लिखना है ही इज़ एज़ गुड एज़ हिज ब्रदर। मतलब एक जितना कंपैरिजन करने के लिए, इतना अच्छा जितना कि उसका भाई। और अगर ना में करना हो तो सो लगा देना है। पहले वाले एज़ की जगह पे आपने नॉट के बाद सो लगा देना। ही इज़ नॉट सो गुड एज़ हिज ब्रदर। उसके बाद आ गया एज़ और सो का इस्तेमाल। जितना और इतना इसका जो है ना, जब हम तर्जमा करेंगे तो ये इस तरह से इसका करेंगे। एज़ यू सो शैल यू रीप। जितना आप बोवोगे उतना ही आप काटोगे। ठीक है, एज़ यू सो शैल यू रीप। जितना आप बोवोगे उतना ही काटोगे। तो अपने मुताबिक भी आप इसका मतलब तर्जमा अगर बेहतर कर सकते हो तो वो कर लेना, जितना और इतना का। तो इसको इस तरह से आपने जोड़े में इस्तेमाल करना है, एज़ और सो की शक्ल में। उसके बाद आ गया नंबर 12 पे वेदर और का इस्तेमाल। इसका मतलब होता है ख्वाह, ख्वाह ये या ख्वाह वो। ठीक है, यू मस्ट वर्क हार्ड वेदर यू लाइक इट और नॉट। आपको जो है वो सख्त मेहनत करनी चाहिए, ख्वाह आप उसको पसंद करें या ना करें। ठीक है, यू मस्ट वर्क हार्ड वेदर यू लाइक इट और नॉट। ठीक है, तो वेदर के साथ और आ गया। ठीक है, इसी तरह जो है आगे जो मैंने ये लिखा है यूज़ ऑफ इफ़, तो आप वेदर की जगह पे इफ़ भी लिख सकते हैं। तो इसका सेम ही मतलब होगा, यू मस्ट वर्क हार्ड इफ़ यू लाइक इट और नॉट।
ठीक है, यू मस्ट वर्क हार्ड इफ़ यू लाइक इट और नॉट, या यू मस्ट वर्क हार्ड वेदर यू लाइक इट और नॉट। ठीक है, उसके बाद आ गया वुड रादर और दैन का इस्तेमाल। ही वुड रादर डाई दैन सबमिट, या इसको आप ये भी कह सकते हैं ही वुड रादर डाई दैन बैग या बैगिंग। तो इसका मतलब ये है कि वो मरना पसंद करेगा बजाय हार मानने के। ही वुड रादर डाई दैन सबमिट, वो मरना पसंद करेगा हार मारने की बजाय। हार मारने की बजाय वो मरना पसंद करेगा। ही वुड रादर डाई। ठीक है, तो इस किस्म के जैसे भी जितने भी हो उसको आपने ऐसे तर्जमा करना है। वुड रादर और दैन का इस्तेमाल आपने करना है। ही वुड रादर डाई दैन सबमिट। ठीक है, तो इसमें डाई इस्तेमाल हुआ है पहले और दूसरे जो है सबमिट इस्तेमाल हुआ है। तो इसकी वजह यह है कि आपने दोनों जानब जो है वो एक जैसा ही इस्तेमाल करना है वर्ब जो है। पहले चूँकि डाई इस्तेमाल हुआ है इसलिए जो है आपने सबमिट इस्तेमाल करना है। इसी तरह ही वुड रादर डाई दैन बैग। ठीक है, वो मरना पसंद करेगा भीख मांगने के बजाय। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको इस्तेमाल करना है। इसके बाद आ गया सेम और एज़ का इस्तेमाल नंबर 14 पे। दिस इज़ द सेम बुक एज़ आई वांट। दिस इज़ द सेम बुक एज़ आई वांट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये करेक्शन में पूछ भी लेते हैं, वहाँ पे करेक्शन में इस तरह से लिखा हुआ होता है दिस इज़ द सेम बुक विच आई वांट। ठीक है, विच आई वांट, तो उसको आपने ठीक करके एज़ आई वांट कर देना, क्योंकि सेम के साथ हमेशा एज़ आता है, दैट या जो है विच नहीं आता, विच वगैरह नहीं आता। तो इसको आपने लिखना है दिस इज़ द सेम बुक एज़ आई वांट, ये वही बुक है जो मैं चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद आ गया नंबर 15 पे हाउ एवर हार्ड। हाउ एवर हार्ड इसका मतलब होता है जितना मर्जी। हाउ एवर हार्ड यू मे वर्क। हाउ एवर हार्ड यू मे वर्क यू कैन नॉट सक्सीड, आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो आप कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, हाउ एवर हार्ड यू मे वर्क यू कैन नॉट सक्सीड, आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो आप कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, तो इस किस्म के जुमले आपने ऐसे जो है ना इस तरीके से आपने लिखने हैं। ये जुमले भी आपने बनाने की कोशिश करनी है और जो जुमले मैंने बनाए इनका स्ट्रक्चर भी आपने ज़हन नशीन रखने की कोशिश करनी, ताकि आप अपने तौर पे भी जुमले बना सकें, आपको इनके स्ट्रक्चर की समझ आ जाए कि इनको इस्तेमाल कैसे करना है मीनिंग के साथ साथ। ठीक है, मीनिंग और जोड़े को याद करने के साथ साथ आपने स्ट्रक्चर पे भी नज़र रखनी है। उसके बाद आ गया नंबर 16 पे कम वट में। इसका मतलब ये है कि चाहे कुछ हो जाए, कम वट में वी मस्ट टेक दी टेस्ट। चाहे जो कुछ मर्ज़ी हो जाए हमें टेस्ट देना ही देना है, हमें टेस्ट देना चाहिए। कम वट में वी मस्ट टेक दी टेस्ट। ठीक है, टेस्ट देने के लिए आपने याद रखना है कि लफ्ज़ टेक इस्तेमाल होता है टेस्ट देने के लिए। गिव टेस्ट लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता, टेक टेस्ट लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अगर आप दे रहे हो टेस्ट तो फिर भी यही इस्तेमाल होता है टेक टेस्ट। आपने गिव टेस्ट नहीं लिखना, टेक टेस्ट लिखना है। कम वट में वी मस्ट टेक दी टेस्ट, चाहे कुछ भी हो जाए हमें टेस्ट देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नंबर 17 पे आ गया एज़ फार एज़ और सो फार एज़ का इस्तेमाल। इसका मतलब होता है जहाँ तक। एज़ फार एज़ आई नो, ये आगे मैंने ना उसके मुख्तलिफ जुमले लिखे, आप इनमें से किसी भी तरीके से जो है ना इनको लिख सकते हैं। एज़ फार एज़ और सो फार एज़ दोनों का एक ही मतलब है, आप इनमें से एक इस्तेमाल कर लें जो भी आपको मुनासिब ज़्यादा लगे या जो भी जहन में आ जाए। दोनों का मतलब जहाँ तक है। एज़ फार एज़ आई नो, जहाँ तक मैं जानता हूँ, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, वो एक इंटेलिजेंट लड़का है। एज़ फार एज़ आई नो ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, जहाँ तक मैं जानता हूँ। ठीक है, जहाँ तक आ गया, जहाँ तक मैं जानता हूँ वो एक इंटेलिजेंट लड़का है। इसी तरह आ गया एज़ फार एज़ माई नॉलेज इज़ कंसर्नड। ठीक है, तो इसको भी आप जो है कंसर्नड के साथ ज़्यादातर ये अखबारात वगैरह किताबों वगैरह में लिखा होता है, बोला भी जाता है एज़ फार एज़ माई नॉलेज इज़ कंसर्नड। ठीक है, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, वो बहुत ही काबिल लड़का है। एज़ फार एज़ माई नॉलेज इज़ कंसर्नड। इसके बाद आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं एज़ फार एज़ माई नॉलेज गोज़। एज़ फार एज़ माई नॉलेज गोज़, तो इसका भी यही मतलब है जो ऊपर वाले दो जुमलों का मतलब, कि जहाँ तक मेरा इल्म है ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, वो एक इंटेलिजेंट लड़का है। ठीक है, तो इन तीनों में से आपने किसी तरीके से भी इसको लिख लेना है। एज़ फार एज़ लिख के एज़ फार एज़ आई नो करके भी लिख सकते हैं आप, एज़ फार एज़ माई नॉलेज इज़ कंसर्नड ऐसा लिख करके भी लिख सकते हैं आप, और एज़ फार एज़ माई नॉलेज गोज़ ये लिख के भी आप लिख सकते हैं। इसी तरह सो फार एज़ की जगह पे सो फार एज़ का भी आप लिख सकते हैं।
ठीक हो गया। इसके बाद नंबर 18 पे आ गया शुड बेटर। इसका मतलब होता है बेहतर होगा, बेहतर होगा। यू शुड बेटर लीव दिस प्लेस। आपके लिए बेहतर होगा कि आप ये कमरा छोड़ दें या आप ये जगह छोड़ दें। यू शुड बेटर लीव दिस प्लेस, ठीक है। यू शुड बेटर स्टडी हार्ड, ठीक है। आपके लिए बेहतर होगा कि आप सख्त सख्त मेहनत करें, ठीक है। यू शुड बेटर स्टडी हार्ड, ठीक है। यू शुड बेटर वॉक फास्ट, ठीक है। तो इसके लिए ये इस्तेमाल होगा, बेहतर होगा। तो अब हमने ये जोड़े जो हैं ये मुकम्मल कर लिए हैं पेज, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंग्लिश की ग्रामर में, ठीक है। इससे पहले लेक्चर में कुछ हमने किए थे, कुछ ये हैं। और अगर आपने ये कर लिए और इनको आपने याद कर लिया, एक तो आपने जोड़ों को याद कर लिया कि किसके बाद क्या आएगा, दूसरा आपने इनके मीनिंग्स को याद कर लिया, और तीसरा इनको जुमलों में इस्तेमाल करने का फ़न आपको आ गया, और आपने ये लिखना शुरू कर दिया ना अपनी राइटिंग में, तो यकीन करें, यकीन करें, चेक करने वाला बहुत मुतासर होता है। मैंने ये जो है ना लिख के मैंने ऐसे वगैरह लिखे हुए हैं, और आप यकीन करें मेरे हर मुकाबले के इम्तहान में ऐसे पास हुए हैं, और बहुत अच्छे नंबर जो हैं आते थे। पिछले साल सिविल जज के पेपर में मेरे 96 नंबर थे, जब 150 नंबर का पेपर था 2020 में, 96 थे उसमें। तो मैंने ये सारी चीज़ें मतलब ऐसे ही लिखी थी, इन चीज़ों को इस्तेमाल करके इडियोमेटिक एक्सप्रेशन जो है उसमें लिखे थे। इंतहाई आसान लिखे थे, कोई मुश्किल वोकेबलरी इसमें इस्तेमाल नहीं की थी, लेकिन मैंने जो है स्पेलिंग्स का, ग्रामर का, और इन चीज़ों का, ठीक है, और इडियोमेटिक एक्सप्रेशन का, इन सारी चीज़ों का, पंक्चुएशन का, इनका बहुत मैंने ख्याल रखा था। और डेली कुछ ना कुछ पढ़ा करें। अगर आपने अच्छा लिखना है ना, तो ये बात आप मेरी याद रखें, कुछ ना कुछ पढ़ना जो है आपके अपनी आदत बना लें। अब आप ये देखें कि मेरे टीचर ने जो मेरी ड्यूटी लगाई मुझे आपको पढ़ाने के लिए, और मैंने कभी मिस नहीं किया आपको पढ़ाना, और मैंने अपनी आदत बना ली है ये, ठीक है। तो आपको भी ऐसे चाहिए ना कि आप जो है ये अपनी आदत बना लें कि डेली आपने कोई अच्छी किताब के 2-4 सफ़े या न्यूज़पेपर जो है आपने डेली पढ़ना है, ठीक है। और आपने उसमें से अच्छी अच्छी फ्रेजेस जो हैं वो निकालनी है, ठीक है। जब आप एक चीज़ को अपनी आदत बना लेंगे तो आपके लिए ये मुश्किल नहीं रहेगा ये वाली चीज़ें करनी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर था। और आप जो है अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो वो व्हाट्सअप के ग्रुप्स में जो है वो मेरा नंबर अवेलेबल है, तो आप वहाँ से व्हाट्सअप के ग्रुप्स में से मेरा नंबर लेके जो है वो मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन किया करें आप। थैंक यू।